नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। पांचवें चरण के लिए भी प्रचार का काम आज थम गया। कुल मिलाकर के 49 सीटों पर मतदान होना है पूरे देश में और उत्तर प्रदेश की भी 14 लोकसभा सीटें हैं जहां 20 मई को मतदान होगा, वोट डाले जाएंगे। और इन 20 सीटों में राजनाथ सिंह साहब भी हैं और राहुल गांधी भी हैं। रायबरेली जा रही है इस बार। और रायबरेली से मुझे याद आया, अभी 2 दिन पहले ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा और हाँ, अखिलेश यादव भी सब रायबरेली में इकट्ठा हुए थे। और वहां सोनिया गांधी ने एक बड़ा मार्मिक सा भाषण दिया। वो क्या भाषण था उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले, यानी रायबरेली जाने से 2-3 दिन पहले 10 जनपथ में, जब इस तपती दोपहरी में, गर्मी में, उमस में प्रियंका वाड्रा रायबरेली और अमेठी में गली गली घूम रही थी, तब बेटा और माँ यानी राहुल गांधी और सोनिया गांधी 10 जनपथ में उनके ड्राइंग रूम में राजीव गांधी से रिलेटेड एक एल्बम को उलट पुलट रहे थे। उसको रिकॉर्ड किया जा रहा था, यानी उसकी एक डॉक्यूमेंट्री टाइप बनाई जा रही थी, कि एक कैप्सूल टाइप बनाया जा रहा था। और उसमें भी ये भावनात्मक पुट डालने की कोशिश कर रहे थे। पता नहीं किसको संदेश देने की कोशिश कर रहे थे, क्या रायबरेली के मतदाताओं को? और ये भी बता रहे थे माँ बेटा बैठे हुए कि रायबरेली से और अमेठी से इन लोगों का किस तरह का रिश्ता है। ये परिवार कहते हैं रायबरेली और अमेठी को। और मजाक देखिए कि 5 साल में अपने परिवार में 1 या 2 बार ही जाते हैं और परिवार वालों की सुध लेते हैं। नरेंद्र मोदी 2014 में वाराणसी आए थे और वाराणसी की काया पलट कर दी उन्होंने 10 साल के प्रधानमंत्री काल में। अमेठी ने भी और रायबरेली ने भी 2-2 प्रधानमंत्री दिए हैं, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के रूप में। और दोनों की हालत खराब है, वहां कुछ नहीं हुआ है, कुछ इन्होंने करके नहीं दिया है। लेकिन एक भावनात्मक शिगुफा छोड़ते हैं। रायबरेली क्यों इकट्ठा हुए हैं, क्यों इमोशनल कार्ड खेलना पड़ा है, इसी पर चर्चा करेंगे। क्या अमेठी की तरह रायबरेली में भी राहुल गांधी के हारने के आसार या आशंकाएं हैं? तो सीधे जोड़ लेते हैं। प्रयागराज से मेरे साथ जुड़ रहे हैं अनुपम मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो पहले सोनिया गांधी का वो इमोशनल स्पीच सुन लेते हैं साहब, जो उन्होंने रायबरेली में दिया है और किन शब्दों का उपयोग किया है, ये जरा सुनते हैं। और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। अपना बेटा सौंप रही हूँ। जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेगा। अनुपम जी, मैंने इजराइल के बारे में सुना है, कुछ और देशों के बारे में सुना है कि वहाँ कंपलसरी है कि देश की सेना में आप रहें कुछ साल। उससे अनुशासन भी आता है, दूसरी तमाम चीजें भी, अकल भी आती है, दूसरी चीजें भी होती हैं। लग तो ये रहा था सुन करके कि जैसे सरहद पर लड़ने के लिए वो भारतीय सेना को अपना पुत्र सौंप रही हैं कि मैं राहुल को आपको सौंप रही हूँ, आप इनको सरहद पर भेजिए, चाहे मशीन गन भेजिए, हाथ में दे दीजिए, चाहे आप इनको किसी टैंक पर चढ़ा दीजिए, पर ये अब देश के लिए लड़ने को तैयार हैं। कुछ इस तरीके से, इस अंदाज में उन्होंने बात कही।
ये इमोशनल कार्ड क्यों खेलना पड़ रहा है अंतिम दिनों में चुनाव प्रचार के? देखिए साहब, सेना में कोई क्या जाएगा, ये तो सेना चीफ को गली का गुंडा कहने वाली पार्टी है। सेना तो आप जाने ही दें। लेकिन एक दूसरी बात है, आप देखें, अमेठी के आप और रायबरेली का, दोनों का आप हाल समझे। बेसिकली मामला ये है कि जैसे एक जमाने तक गांधी परिवार सत्ता में रहा, या तो उनके प्रधानमंत्री रहे, और जब प्रधानमंत्री नहीं रहे तो आप मान के चलें कि एक इनका अपना रूलिंग पार्टी, मतलब जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी थे तो सोनिया गांधी सुपर सीएम थी, सुपर पीएम थी। तो आपको एक इनके जमाने से चूंकि ऐसा चला आ रहा है, तो कुल मिलाकर इनको एक रायबरेली हो गया और अमेठी हो गया, उनके लोगों को एक इस तरह की फीलिंग आती थी कि साहब हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी तो पीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी है। वो इंदिरा गांधी के टाइम से चला आ रहा है, तो सब हम तो पीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं। और ये एक वीआईपी वाली फीलिंग आती थी कि सब हम प्रधानमंत्री के कॉन्स्टिट्यूंसी से हम अच्छा, ये फीलिंग मैंने कभी बनारस में नहीं देखी ओमकार जी, कि वो एकदम सीना चौड़ा करके चल रहे हैं हम पीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो लेकिन वहां पे रायबरेली और अमेठी में मैंने देखा एक फीलिंग है कि साहब हम तो प्रधानमंत्री इलेक्ट करते हैं, और हमारा जो हमारे यहाँ से सोनिया जी जाती हैं और जो हमारे यहाँ से राहुल जी जाते हैं, वो पीएम नहीं होते हैं तो सुपर पीएम होते हैं। और सुपर पीएम थे भी साहब, आपने तो देखा इन्होंने मनमोहन सिंह को ही कैसे बेइज्जत करते थे, उनका अध्यादेश ही फाड़ दिया था पहला। तो ये एक फीलिंग राज परिवार से जुड़ने की है। हमारे यहाँ अभी भी तमाम एरियाज ऐसे हैं ओंकार जी, यहाँ पे राज परिवार से जुड़ने की एक फीलिंग है। आप प्रतापगढ़ ले लें, राजा भैया जहां से जीतते हैं वहां केवल 10,000 छत्री हैं, लेकिन वो 1 लाख से ज्यादा वोट से जीत गए थे। हालांकि पिछली बार वो केवल 27,000 पे आ गए, लेकिन एक लंबे मार्जिन से हमेशा जीतते रहे। क्यों? क्योंकि वहां के लोगों को माना ये राजा है हमारे। आप प्रतापगढ़ में जो पिछले 14 सांसद, उसमें से 11 सांसद राज परिवार से या राज परिवार से किसी ना किसी तरह कनेक्टेड रहे। तो एक राजा रजवाड़े वाली फीलिंग है अभी, इसको माने। और वही वहां पे है। आप देखेंगे रामपुर में, वहां पे वो उनको लगता है कि आजम खान नए नवाब हो गए हैं। यहाँ पे इनको लगते हैं कि हमारे गांधी परिवार प्रधानमंत्री, तो वो एक फीलिंग है। जहां तक रायबरेली का सवाल है, रायबरेली में होल्ड किसका है पहले आप समझिए। वो होल्ड कांग्रेस का नहीं है। 5 में से 4 कॉन्स्टिट्यूंसी समाजवादी पार्टी ने जीती है, क्योंकि वहां पे जातिगत समीकरण ऐसा है कि समाजवादी पार्टी ने 5 में से 4 जीती। अब वो 3-2 मान लीजिए, क्योंकि मनोज पांडे भी चले आए हैं इधर, मनोज पांडे भी चले आए हैं। खुद मनोज पांडे की जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें इतनी बड़ी मात्रा में ऐसे वोटर्स हैं कि आपने देखा इस बार अखिलेश यादव वहां क्या किया है, गद्दार को छोड़ना नहीं, गद्दार को सजा देना वगैरह वगैरह। तो वहां पे जो जातिगत समीकरण है वो समाजवादी पार्टी के फेवर में है। अब आप समझें कि केवल इन किस 1-2 सीट के लिए राहुल गांधी अखिलेश यादव के पिछलग्गू बने हुए हैं कि साहब कोई इधर रायबरेली निकल जाए। हाँ, केवल 1-2 सीट पे, और कहीं उनका कोई स्टार नहीं। बाकी जगह उनको ब्रह्मा नहीं जिता सकते, अखिलेश यादव क्या चीज है। तो 1-2 सीट के लिए वो अखिलेश यादव का हुक्का भर रहे हैं। बहरहाल, तो एक ये उनको वहां पे दिक्कत। दूसरी बात, रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी चुनाव में गलती हुई। जिनको उन्होंने टिकट दिया है, अदिति सिंह से उनकी पुरानी अदावत है। अदिति सिंह के जो पिताजी थे वहां 5 बार के विधायक अखिलेश सिंह, उनसे भी उनकी लगातार दुश्मनी चल रही थी। अदिति सिंह देखिए आप कोऑपरेट नहीं कर रही हैं। मनोज पांडे को आपने वादा करके टिकट नहीं दिया, तो ऐसे मनोज पांडे आखिरी दिन तक घर बैठे रहे। कल आपने उनको भाजपा ज्वाइन कराया है। तो उसके अलावा वहां पे 4-5 में से 4 विधायक सपा के हैं। तो ये सब चीजें वहां पे हैं। लेकिन पिछली बार मैंने आपको बताया था कि वहां पे वो एक हजाम क्या, वो दाढ़ी बनवा रहे थे राहुल गांधी, और दाढ़ी बनवा के निकले तो उसने मीडिया को इंटरव्यू दिया कि साहब दाढ़ी बनाना अपनी बात है, वोट थोड़ी नहीं दूंगा इनको मैं। तो ये भी है एक राहुल, आपको याद है ना सब वो वीडियो। तो अब राहुल गांधी का वहां पे कोई होल्ड नहीं, सोनिया गांधी का कोई होल्ड नहीं। इस तरह समझिए कि 4 लाख वोट से जीतने वाली सोनिया गांधी 2019 में, आप समझिए इनका वोट प्रतिशत 75% से गिर के 55% आ गया। 20% की गिरावट हुई 2 चुनावों में। वो 1.5 लाख पे आ गई। 1.5 लाख एक खतरनाक वोट है, क्योंकि 2014 में 1.5 लाख की जीत राहुल गांधी की थी अमेठी से, तो 2019 में वो हार गए।
2019 में 1.5 लाख की जीत सोनिया गांधी की थी, 2024 में भाग गई। अब रही बात अपना बेटा सौंप रही हूं, तो आपके पास वीडियो हो तो वो भी दिखाइए। जब वायनाड में प्रियंका गांधी ने कहा मैं आपको अपना भाई सौंप रही हूं, तो वायनाड वालों को प्रियंका अपना भाई सौंप आई, रायबरेली वालों को सोनिया अपना बेटा सौंप आई। हाँ, और ये देखिए और इसको भी अमेठी देखिए, अमेठी को केएल शर्मा सौंप दिया इन्होंने। अमेठी को अपना खड़ाऊ सौंप दिया, के शर्मा ने अपनी खड़ाऊ सौंप दिया। तो जी जी। वो आप इस तरह समझें कि अच्छा, उस पे भी आप देखें, आज तो प्रियंका गांधी ने ऐसा सनसनीखेज बयान दिया है, उस चुनाव का सबसे बड़ा बयान। उन्होंने कहा बचपन में एक ज्योतिषी ने मेरा हाथ देख के बताया था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगी। हाँ, कि मैं प्रधानमंत्री अच्छा, बनूंगी। अब आप मुझे एक बात का जवाब दें सर, आप मुझसे सीनियर हैं, आपने ज्यादा देखा है चुनाव। जो लड़की, जो महिला अपने भाई को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ा रही है, वो महिला वोट पड़ने के 2 दिन पहले कहती है कि मेरी कुंडली में प्रधानमंत्री बनूंगी। क्या आप मुझे इस बात का कुछ सर पैर सुनना है साहब? मतलब आपका एक सीरियस प्रोग्राम है, मैं इसको हंसी में नहीं तब्दील करना चाह रहा हूं, लेकिन जो महिला अपने को लड़की कहती है 50 साल की उम्र में और कहती है मैं लड़ सकती हूँ, वो महिला अपने भाई को प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट किया उसने वायनाड में। रायबरेली में वो कह रही है कि प्रधानमंत्री से इसकी बहस करा लो, ये धर्म पे उनको हरा देंगे, हिंदू धर्म पे। अच्छा, हिंदू धर्म पे आप क्या हरा देंगे? तो भाई मैंने आज ये भी ट्वीट किया, हमने कहा राहुल गांधी से हिंदू धर्म पे कोई नहीं जीत सकता। वो कुंभाराम योजना को कुंभकर्ण योजना कहते हैं, वो पांडवों पे जीएसटी लगाते हैं, तो रामायण महाभारत के बाहर वो निकलता ही नहीं, उनका तो जीवन रामायण महाभारत को समर्पित है। तो हाँ, आप उस शख्स को आप प्रधानमंत्री बता रही हैं, और वोट पड़ने के 2 दिन पहले कह रही हैं कि साहब मेरी कुंडली में है, ज्योतिषी ने मेरा हाथ, पता नहीं ज्योतिषी ने इनका हाथ देखा था कि इंदिरा जी से मिलती हुई नाक देखी थी और कह दिया प्रधानमंत्री। वैसे भी गांधी परिवार में अगर कोई ज्योतिषी जाएगा तो वहां तो सबको यही बता के आएगा ना, आपको भी प्रधानमंत्री बनना है, आपको प्रधानमंत्री बनना है, आपको प्रधानमंत्री बनना है, वगैरह वगैरह। तो आज तो मैंने ट्वीट भी किया है, मैंने लिखा है कि भाई प्रियंका गांधी के सब्र जवाब दे दिया, और फाइनली उन्होंने अपने आप को स्वयं लॉन्च कर दिया कि मम्मी को तो बेटे के आगे कुछ नजर नहीं आ रहा है, और बिटिया ने खुद ही को लॉन्च कर दिया। बिल्कुल, कि आप तो प्रधानमंत्री बनेंगी। लेकिन इनके सहयोगी दल ही राहुल गांधी के प्रधानमंत्री होने को लेकर के कितने संजीदा हैं, मैं एक छोटा सा क्लिप और सुनवाना चाहता हूँ। बनर्जी ने कहा कि इंडिया आघाड़ी की सरकार इंडिया आघाड़ी की सरकार बनती है तो वो आउटसाइड सपोर्ट देंगी, इस पे कांग्रेस लीडर ये दूसरा वीडियो आ गया। एक सवाल अखिलेश यादव से पूछा गया था और उनसे कहा गया कि साहब क्या रायबरेली से आप लोग प्रधानमंत्री को चुन करके भेज रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया था कि जो हमारे सीक्रेट हैं उनको हम साझा नहीं करते, और ये मल्लिकार्जुन खड़गे के बराबर में बैठ करके उन्होंने कहा था। ममता बनर्जी हों, ये हों, दूसरे लोग ममता हों, ने तो 40 सीट की चुनौती दी है कि तुम 40 सीट जीत के दिखा दो। तो राहुल गांधी को कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा है तो बहन भी क्यों ले? तो बहन ने भी अपनी उम्मीदवारी उछाल दी एक तरीके से पंडित जी का नाम लेकर के। भाई राहुल गांधी को उनकी माता जी सीरियसली ले रही हैं, 200वीं बार लॉन्च कर गई फिर से। तो जब तक उनकी माता जी सीरियसली ले रही हैं, बाकी क्या क्या फर्क पड़ता है भाई, ये एक परिवार की। आज आज सर किसी ने मुझसे पूछा ट्विटर पे कि परिवारवाद है तो आप भाजपा में परिवारवाद पे क्यों नहीं बोलते? सर एक मिनट लूंगा। मैंने कहा कि साहब इसको इस तरह समझिए कि 2009 में एक चुनाव हार कर लाल कृष्ण आडवाणी की राजनीतिक पारी खत्म हो गई, एक चुनाव हार कर। 2004 में एक चुनाव हारकर अटल बिहारी राजनीति के बाहर हो गए, और 55 चुनाव हारकर राहुल गांधी अभी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने हैं। अपने जीवन का हर चुनाव हार के अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। लालू के बच्चों को देख लीजिए, अब मीसा भारती को देख लीजिए, लगातार चुनाव हारती हैं, उसके बाद राज्यसभा और एमएलसी बना दी जाती है। राबड़ी को देख लीजिए, एक एक फैमिली से 42 लोग राजनीति में आ गए हैं। हाँ, मतलब भाई बहन, माँ बाप, चाचा भतीजा, अनपढ़ गंवार जाहिल गुंडे सब आ गए हैं, साला साली भाजी सब आ गए हैं।
इसको अगर आप राजनाथ सिंह के एक उस लड़के से कंपेयर करते हैं जो अपने दम पे लगातार 2 चुनाव जीता है, तो फिर साहब ये परिवारवाद की हमारी आपकी परिभाषा अलग है। उसके बाद भी उन्होंने कुछ हमसे पूछा तो मैंने कहा कि इस तरह समझिए कि वकील का लड़का वकील बने तो कोई दिक्कत नहीं है, जब जज का लड़का जज बनता है तो परिवारवाद होता है। और आज हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी एक टिप्पणी की है, वो भी सुन लेते हैं। राहुल गांधी के बारे में बोला कि मैं आपको अपना बेटा सौंप रहा हूं। ये शायद मेरा हिसाब से 150-200 बार रीलॉन्च हो चुका है। हर बार ऐसे ही करते हैं, मैं मेरा बेटा को सौंप देता हूं, बट आपका बेटा को लेगा कौन? ये बेटा को जो आपका बेटा को जो भी अपना घर में लेगा वो तो बर्बाद हो जाएगा ना, आलू से सोना बनाना शुरू कर देगा। तो ये सोनिया गांधी की समझ में क्यों नहीं आ रहा है साहब? वो इस जिद पर क्यों अड़ी हुई हैं और क्यों कांग्रेस नहीं को साहब, खत्म जिद कर नहीं। देना देखिए चाहते? देखिए किसी की मजबूरी को जिद का नाम ना दें। आप मुझे बताएं सोनिया क्या करें? राजनीति से बाहर होने का मतलब है इटली भाग जाए, वरना उनपे जैसे मुकदमे हैं, जिस तरह की उन्होंने चीजें कब्जा कर रखी हैं, हजारों करोड़ का जो आप सोचिए, राजीव गांधी फाउंडेशन में प्रधानमंत्री आपदा कोष से पैसे लिए जाते थे, कांग्रेस की हर राज्य सरकार से पैसे लिए जाते थे। आप सोचें इस बात को। अब जैसे यहाँ पे इलाहाबाद में इनका आनंद भवन है, अब इसको स्वराज भवन कहते हैं। बड़ा साहब बचपन से सुनते थे कि इंदिरा गांधी ने उसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया। अब जाके देखते हैं कि आपने तो उसको साथ जवाहरलाल नेहरू फाउंडेशन बनाकर उसका नाम रख दिया। उसको सोनिया गांधी आजन्म उसकी प्रेसिडेंट है। हाँ, और मतलब उसपे उसके ताले तभी खुलते हैं जब सोनिया गांधी आती हैं, तो उसके कमरों के ताले। तो अजीब सी बात है ना कि मैं साहब अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपने बाप दादा में किसी के नाम पे एक ट्रस्ट बना के उसको समर्पित कर दूं, खुद ही उसका अध्यक्ष हो जाऊं। तो ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है। तो उनकी जो यार वो नेशनल हेराल्ड वाला केस देखिए आप, कितना ओपन शट केस, 6,000 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने 50 लाख में हथिया ली, और वो 50 लाख भी कांग्रेस से लिए और वो भी माफ करा लिए। तो आप सोचे ना, ये जो हजारों करोड़ की संपत्ति है ये बचेगी कैसे? कैसे बचेगी? अभी देखिए प्रियंका वाड्रा की बच्ची की मतलब छोटी सी बच्ची जो नाबालिग है, उसकी अभी देखिए हुआ है कि साहब 3,000 3,500 करोड़ की मालकिन। तो आप ये संपत्ति बचेगी कैसे ना? या तो वो इटली भाग जाए, वरना आप सोचे सुब्रमण्यम स्वामी ने उनको नेशनल हेराल्ड केस में ऐसा फंसा दिया है कि जिला कचहरी से आपको दिक्कत हुई, फिर हाई कोर्ट ने आपको कोई रिलीफ नहीं दी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने आपको कोई रिलीफ नहीं दी, फिर आपको माँ बेटे को आपकी गिरफ्तारी करानी पड़ी। आप सोच के देखें, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार वो शख्स है जो धोखाधड़ी और 420 के केस में सुप्रीम कोर्ट से डिनाई होने के बाद गिरफ्तार होके बेल पर वो और उसकी मां है, वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है। आप सोच रहे इसको बड़ी जिम्मेदारी से कर। और सूचना क्या है अनुपम जी, रायबरेली में अब तो बस कल का दिन बाकी है, परसों तो वोटिंग ही होनी है। तो रायबरेली से सूचना क्या रही है? ट्रेंड क्या है? रुझान क्या है? मन क्या है लोगों का? रायबरेली का देखें, मैं जो आपसे बात कह रहा था कि कल तक इनको लगता था कि सब हम राज परिवार से जुड़े हैं, पर तब कांग्रेस सत्ता में रहती थी। कांग्रेस को सत्ता से बाहर हुए 10 साल हो गया है। जो नई इस बीच कई लाख जो नए वोटर आए उन्होंने कांग्रेस को सत्ता में ही नहीं देखा ना। तो अब ऐसे में दिक्कत तो है ही है राहुल गांधी की, पर लेकिन एज उनकी तरफ कई कारणों से है। 5 में से 4 विधायक उनके थे, वहां पे उनका समाजवादी पार्टी का होल्ड है। अदिति सिंह कोऑपरेट नहीं कर रही हैं। मनोज पांडे को आप बहुत देर से लेकर आए हैं, चॉइस ऑफ गलत कैंडिडेट हो गया है। ये तमाम चीजें लेकिन राहुल गांधी बस वहां से जीत ही सकते हैं। अगर आप सोचें कि वो जो पुराने जमाने की जीत संभव नहीं है, और मानिए आप 25-50 हजार वोट से जीत भी जाते हैं, तो देखेंगे कि आप ये रिटे, तब तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा देखना ना कि कौन सी सीट रखते हैं। और रायबरेली को छोड़ करके इस चरण की जो बाकी 13 सीटें हैं, ये 13 की 13 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी 2019 में। तो क्या देख रहे हैं इस बार भी 13 की 13? देखिए साहब, सीट वाइज एनालिसिस क्या करें, मैं आपको पहले भी कहता आया हूं कि एक मोटी सी बात जो समझने की कुछ है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में उत्तर प्रदेश में 17 सीटें ऐसी जीती जिसमें उनका वोट प्रतिशत 51% से ज्यादा था। 2019 में जब महागठबंधन हो गया
तो ये हुआ कि साहब अब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, सपा बसपा राष्ट्रीय लोकदल सब एक हो गए। तो अमित शाह ने एक बयान दिया था, हम 51% की लड़ाई लड़ेंगे। तो जो पिछली बार उन्होंने 17 सीटें ऐसी जीती थी 51% वाली, 2019 में अमित शाह ने 40 सीटें जीती, 40 सीट, जो कि 51% है, उससे ज्यादा की थी। कहीं तो 62, 63, 64, 65, 70%। और आप पूरे भारत में 224 सीट भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी जीती। 2014 में भाजपा ने 136 सीट ऐसी जीती थी जिसमें वो 51% या उससे ज्यादा थी। 2019 में ये फिगर बढ़ के 224 हो गई, यानी 225 सीट आपने ऐसी लड़ी जीती जो आपने गठबंधन, महागठबंधन, कोई भी गठबंधन, उसके आगे जाके आपने 51% या उससे ज्यादा का वोट किया। उत्तर प्रदेश में ऐसी 40 सीटें थी। तो आप मोटी मोटी बात समझ लें, इसके लिए बहुत साइकोलॉजी में अक्सर कहता हूं कि 2 और 2 4 होने के लिए आपको बहुत बड़ा जानने के लिए गणतज्ञ होने की जरूरत नहीं है। आप इतना जान लें कि हर सीट पे आपको 50,000 से लेकर 3 लाख जो दलित वोट मिला था, वो खसारा कैसे पूरा होगा? जयंत चौधरी का साथ छोड़ने का खसारा कैसे पूरा होगा? पल्लवी पटेल को आपने बेइज्जत करके निकाल दिया, वो खसारा कैसे पूरा होगा? बीच चुनाव में आपने 8 साल से चले आ रहे अपने कुर्मी जो स्टेट अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष था नरेश उत्तम पटेल, उसको हटा दिया, वो खसारा कैसे पूरा होगा? ओम प्रकाश राजभर को जो आपने हटा दिया, वो खसारा कैसे पूरा होगा? संजय निषाद जो छोड़ गए, वो खसारा कैसे पूरा होगा? ये अभी तो एक लेटेस्ट आपने देखा कौन पार्टी है, उसने भी छोड़ दिया, महान पार्टी, उन्होंने भी तक छोड़ दिया। तो ये सारे जो घाटे हैं ये पूरे कैसे होंगे? अब होता क्या है साहब कि आप इसको समझिए, हर वोटर की अपनी अपनी एक नवैयत होती है। जो समाजवादी पार्टी का वोटर है वो बड़ा वोकल है, यादव हैं, मुस्लिम हैं, तमाम लोग, तो वो बड़े वोकल है, आ रहे आगे अखिलेश भैया, आगे आगे आगे। तो उन्होंने साहब, मैं हमेशा कहता था चुनाव 2022 के बीच में, मैं कहता 2022 के चुनाव के बीच में तमाम चैनल पे बैठता, सब जगह झगड़ा हो, सब हिंदी आशुतोष पे इतना झगड़ा हो गया, बैठाना बंद कर दिया कि भैया भाजपा जीत रही है, समझो क्या, क्यों जीत रही है? हर जगह तो हल्ला है कि अखिलेश आ रहे हैं। हमने कहा साहब ये जो नारा दिया है आ रहे हैं अखिलेश, ये नारा नहीं धमकी लग रहा है, और इस धमकी से घबरा कर ढेर सारा दलित वोट भाग गया भाजपा में। तो आप, इनका वोटर बहुत वोकल है, भाजपा का वोटर बहुत वोकल नहीं है। तो ये जो आपको गणित बता रहा हूं मैं कि साहब आपका एक इतना बड़ा गठबंधन इस समय छिन्न भिन्न होकर लड़ रहा है, सिर्फ कांग्रेस आपके साथ है, कांग्रेस का 2% वोट, वो भी 2% वोट रामपुर खास से और बरेली से आ जाता है। तो आप सोचे ना कि ये इतना आसान नहीं है जितना आपको सोशल मीडिया पे लग रहा है। मैं अक्सर कहता हूं भैया सोशल मीडिया के बाहर एक पूरी दुनिया है, उसमें झांकिए आप। और अमेठी, स्मृति ईरानी की जीत में कहीं कोई शक अमेठी, हुआ? अब देखिए, अब आप अमेठी में आप देखें एकदम वन वे फाइट है उनका, एकदम वन वे फाइट है। लेकिन जिस चैनल पे मैं बैठता हूं वहां सब पत्रकार मिलकर समझाते हैं बड़ी कांटे की लड़ाई है साहब, स्मृति के हारने का पूरा चांस है साहब, स्मृति बहुत बुरा हारेगी। अब इसका क्या करूं भाई? एक तो साहब अब मैं सोच रहा हूं मैं चुनाव के दौरान टीवी चैनल्स पे ना बैठा करूं, क्योंकि ये जो 1-1.5 महीने का समय होता है, इस दौरान कुछ पत्रकार अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं, ये कहेंगे कि भाजपा हार रही है, मोदी वगैरह वगैरह वगैरह। 1.5 महीने बाद जब हार जाते हैं फिर वो अपनी दूसरी बात को दूसरा नैरेटिव ले आते हैं, मोदी जी अब योगी जी को हटा देंगे, अब इस तरह की शुरू हो जाता है उनका। तो उनको तो मतलब एक टाइम पास करने के लिए, अभी भी आप देखें तमाम आपको ऐसे पत्रकार नजर आएंगे सोशल मीडिया पे जिन्होंने 5 साल तक नरेंद्र मोदी को पानी पी पी कर गाली दी, लेकिन उनका बदलता हुआ रुख बता रहा है कि कहीं ना कहीं हवा का रुख वो भी भाप रहे हैं। और अनुपम जी, अगर राहुल गांधी रायबरेली से हार जाते हैं, जैसा कि बहुत सारे दर्शक हमारे भी इस समय कह रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं कि 14 की 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, अगर हार जाते हैं तो, अगर जीत जाते हैं तो वायनाड खाली करेंगे अगर वहां से भी जीत गए, या रायबरेली खाली करेंगे, और इनकी जगह क्या बहन जी आएंगी फिर लड़ने के लिए? अब सर मैं आपको आप ही के सामने एक सवाल रखता हूँ, फर्ज कीजिए वायनाड में 1 लाख 1.5 लाख वोट से जीत जाते हैं, पिछली बार 4-5 लाख से जीते थे, इस बार 1.5 लाख से जीत जाते हैं, और रायबरेली 25,000 से जीतते हैं, क्या तो क्या करेंगे आप सोचिए? बड़ी एक डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगी ना। जिस सीट को राहुल गांधी ने इतनी फंसी सीट को 25,000 से जीत जाए, वहां उनकी बहन लड़ने नहीं आनी है, आप मान लीजिए। दूसरी बात, राहुल गांधी जीते या राहुल गांधी हारे, यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में आते हैं तो कांग्रेस में भयानक रिवोल्ट होगा, और आज सोनिया गांधी ने उसकी प्रियंका गांधी ने आज उसकी शुरुआत की।
और केवल कई पार्टियां टूटेंगी। अभी मैं अभिषेक तिवारी शो में बैठा था, मैं कह रहा था अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं जैसा कि इस बार नजर आ रहा है, तो आम आदमी पार्टी टूट जाएगी, कांग्रेस टूट जाएगी, उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट जाएगी, शरद पवार की पार्टी टूट जाएगी, अरे कई पार्टियां टूट जाएगी। और अगर दिल्ली के भस्मासुर की बात करें, जो धीरे धीरे करके अपनी ही पार्टी को भस्म करते हुए जा रहे हैं अपने कर्मों और कुकर्मों की वजह से। आए तो थे राजनीति बदलने के लिए, लेकिन कर क्या रहे हैं ये अब सबको पता लग रहा है। दिल्ली के साथ साथ अब देश और दुनिया को भी इसलिए पता लग रहा है कि मीडिया तो उनके प्रति बहुत ही वफादारी निभा रहा है, अभी भी जेल जाने के बावजूद उनको फुल कवरेज दे रहा है, उनके प्रवक्ताओं को भी, उनके नेताओं को भी। तो मल्टीप्लाई होकर के उनकी कीर्ति पताका अब फहर रही है और सबको पता लग रहा है कि कितनी अच्छी राजनीति कर रहे हैं। अब आपके ही सरकारी आवास में, आपके ही शीश महल के ड्राइंग रूम में, आपकी ही राज्यसभा की महिला सदस्य के साथ आपके ही पीए मारपीट कर देते हैं। वो 3 दिन तक तो जब्त करती है कि कोई मुझे मनाने आएगा, चीफ मिनिस्टर का ही फोन आ जाएगा तो मैं मान जाऊंगी। लेकिन 3 दिन बाद जब नहीं आप नहीं गए थे, संजय सिंह और वंदना सिंह गए थे। 3 दिन बाद वो उस लाचारी में एफआईआर दर्ज कराने का फैसला करती है, पुलिस को बयान देने का फैसला करती है, जब आप संजय सिंह के कहे हुए शब्दों को झुठलाते हुए अपने उसी पीए को लेकर के लखनऊ पहुंच जाते हैं विमान में। तब वो रिवोल्ट करती है, एफआईआर भी दर्ज कराती है, पुलिस में बयान भी देती है और खुल करके सामने भी आती है। तो पार्टी को बर्बाद करने का ठेका क्या अरविंद केजरीवाल ने ही उठा लिया है? आज मीडिया के सामने आए, उनका जो तरीका है कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है, कोई पत्रकार सामने नहीं होता है, एक कैमरा होता है, माइक होता है और वो बोलते हैं बस, और वो मीडिया को जारी कर दिया जाता है। ये इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उसमें कहा कि साहब मोदी जी मेरी पूरी पार्टी को जेल में डालना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो हम कल 12 बजे उनके पार्टी के मुख्यालय पे जाएंगे और उनसे कहेंगे कि जितनों को आप गिरफ्तार करना चाहते हो कर लो। मतलब आप गलतियों पे गलती करते जा रहे हो, भ्रष्टाचार आप कर रहे हो, अपने सांसदों को आप पिटवा रहे हो और उसके बाद जेल के लिए आप जिम्मेदार मोदी को ठहरा रहे हो। कौन यकीन करेगा इन पर? कल साहब मैंने अपने चैनल घूमता आईना पे एक वीडियो बनाकर डाला था। आज मैं देख रहा था कि शहजाद पूनावाला एक उसको बोल रहे थे, मुझे बड़ा मजा आया। मैंने कहा था कि साहब मार खाई आम आदमी पार्टी की सांसद, मार खाई आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के यहाँ बैठे, वहां मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री थे, मारने वाले आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के सचिव। इस पूरी घटना को कंफर्म किया आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। षड्यंत्र भाजपा का, क्या कमाल है, मतलब अजीब बात है। लेकिन जब हम अपने दर्शकों से कहेंगे कि एक गूगल करें आईपीसी 212, इंडियन पेनल कोड 212। देखिए मैं सब मैंने जब इंजीनियरिंग लाइन छोड़ के, मैं तो राज्य सरकार में असिस्टेंट इंजीनियर था, मैं उसको छोड़ के फिर लॉ में आ गया था। मैं वकालत भी की, राज्य सरकार और भारत सरकार में वकील रहा हूँ। आईपीसी 212 ये कहती है कि अगर कोई वांछित अभियुक्त है, उसको जान के हम अपने यहाँ शरण देते हैं, तो जो सजा उसकी मैक्सिमम होगी उस क्राइम की, जैसे इस बार 7 साल है, उसकी 1/4 आपको होगी। केजरीवाल पूरी दुनिया में वैभव कुमार को ढूंढा जा रहा था और निकला तुम्हारे यहां से। बड़ा क्लियर है साहब। 212 आईपीसी कहती कि अगर हमें मालूम है कि कोई शख्स पुलिस द्वारा वांछित है और हम उसको शरण देते हैं, तो उसका जो मैक्सिमम पनिशमेंट होगा उसका 1/4 आपका बनेगा। तो करीब 1.25 साल आपकी सजा बनती है इसमें। आप सोचे इस बात को। तो इन पे तो सीधे आप डिक्टेटर तानाशाह कहते हो, आपको तो ऊपर अभी मुकदमा दर्ज हो जाए, आप भी इसमें गिरफ्तार हो जाए इसी मामले में। रही बात इनकी क्या नाम है, स्वाति मालीवाल की। स्वाति मालीवाल का मामला क्या है साहब, मैं आपको बता दे रहा हूं। जो चर्चा है कि शराब घोटाले का सारा पैसा हो गया था खर्च चुनाव में पंजाब में और गोवा में।
जो आम आदमी पार्टी की जितनी सेविंग्स थी अरबों में, वो क्रिप्टो करेंसी में थी। और उस क्रिप्टो करेंसी को दो लोग देख रहे थे, स्वाति और राघव। स्वाति अमेरिका भाग गई, राघव इंग्लैंड भाग गए लंबे समय के लिए। केजरीवाल जेल चले गए। जब लौट के आए तो ये स्वाति लौटी तो उनसे हिसाब मांगा गया, उसमें दिक्कत। फिर उनसे कहा गया राज्यसभा रिजाइन कर दो, वो भी उन्होंने नहीं किया। तो इसको लेके इतना कांड हो गया। इसीलिए राघव चड्ढा भाग के वापस आए हैं। उनको समझ में आया कि क्योंकि वो सीए भी हैं, वो भी क्रिप्टो देखते, तो वो समझ में आया कि साहब ये तो उनको लंदन में पिटवा देगा। आपको मालूम है इसके पास तो वहां भी खालिस्तानी है ना, उसने उनको लंदन में पिटवा देगा। तो वो भाग के और वहां तो खालिस्तानी कहिए पीटे हैं, कहिए क्या कर डालें। तो ये भाग के वापस आया और इसने आके शीश महल में माथा नवाया। उसके बाद वैभव कुमार के पीछे पीछे थाने गया। तो ये साहब ये क्रिप्टो करेंसी का लेके बवाल है। इसके चलते स्वाति मालीवाल भी चाह के पूरी बात कह नहीं पा रही है, क्योंकि अगर वो पूरी बात कहेंगी तो केजरीवाल के साथ साथ वो खुद भी फंस जाएंगी। स्वाति मालीवाल अपने बयान में बार बार कहती है कि मुझको ये कह के मारा जा रहा था कि तेरी औकात क्या है, तू हमको ना कैसे कह सकती है। परंतु स्वाति मालीवाल ने एक बार भी ना कोर्ट को ना पुलिस को ये नहीं बताया कि वो ना कह किस बात पे नहीं थी। पुलिस को तो बताया होगा, क्योंकि पुलिस ने तो क्रॉस क्वेश्चंस किए ही होंगे। अब वो पुलिस कम से कम लिखित बयान ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ऐसा हाँ, बयान होता तो कोर्ट के सामने रखा जाता। तो ऐसा कोई बयान उनके सामने नहीं है। अलग से बताया हो तो हम नहीं कह सकते। लेकिन वो एक स्वाति को मालूम है कि अगर वो केजरीवाल की पूरी पोल खोलेंगी तो कहीं ना कहीं उनकी पोल भी खुल जाएगी। तो आप मोटा मोटा मानिए कि साहब ये लुटेरों में मतभेद है। लेकिन इसके बाद भी मैं स्वाति वाले मालीवाल वाले मुद्दे पे मैं इसलिए थोड़ा खिन्न हूँ क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ स्वाति मालीवाल कैसी भी है। मैं स्वाति मालीवाल को बहुत उनको आइडियलाइज नहीं करता। जो महिला अपने मरे हुए बाप को गंदगी में घसीट सकती है अपने राजनीतिक कैरियर के लिए, मैं उनका बहुत सम्मान नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि जो शख्स राज्यसभा की सांसद को इस तरह मार सकता है ओंकार जी, वो आपके घर और हमारे घर की महिलाओं के लिए क्या उसके दिल में इज्जत होगी, आप कुछ सोचिए। और इनके पीए का गिरफ्तार होना कितनी बड़ी घटना है साहब। और अगर पीए टूट गया, अगर उसने कुछ मुंह खोल दिया, क्योंकि उसके पास तो सारे राज हैं, वो तो शुरू सर से दिक्कत इनके कहाँ आ साथ रही लगा है? हुआ है। दिक्कत ये आ रही है ना कि इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुल्म है। ये दुष्यंत कुमार की लाइन है कि इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म है। आदमी या तो रिहा या जमानत पे फरार करके कुछ है उनकी लाइनें। क्या मुंह खोलेगा? वो भी तो फंस जाएगा। सिसोदिया हुए, संजय सिंह हुए, जैन हुए, किसी ने मुंह नहीं खोला। कारण समझिए ना, सब गले तक खुद फंसे हैं उस दलदल। स्वाति को भी देख लीजिए ना, वो भी तो अपनी एफआईआर में उन्होंने केजरीवाल को बख्श दिया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने क्या ये इंगित नहीं कर दिया है, क्या ये संकेत नहीं दे दिए हैं कि रायता बिखर चुका है आम आदमी पार्टी के भीतर भी? मेरा अपना मानना है कि अरविंद केजरीवाल वो काठ की हांडी हैं जो कई बार चढ़ गई, लेकिन अब उनका मामला खत्म समझिए। और इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं दावा बिना दलील के नहीं होता। तो अगर मैं ये दावा कर रहा हूं तो उसके पीछे मेरी दलील ये है कि अरविंद केजरीवाल ने पिछले जो 4 चुनाव लड़े हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, चारों में उनको नोटा से भी आधा वोट मिला है। दिल्ली के पत्रकार उनसे पूछते नहीं क्योंकि गले तक विज्ञापन ठूस दिया है सबके। लेकिन लखनऊ आए तो देखिए कैसे पत्रकारों ने उनको दौड़ा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिएगा सर एक बात, अयोध्या से लेके अयोध्या से अमेरिका तक हर मुद्दे पे अपनी राय देने वाला केजरीवाल इस मुद्दे पे खामोश है। जब उससे पूछा जाता तो कभी माइक इधर कर देता है, कभी इधर कर देता है। बहुत घबराया हुआ है, बहुत डरा हुआ है, अंदर से हिला हुआ है। और जो कांड करवा दिया है इन्होंने अपनी कोठी के भीतर, अपने सरकारी आवास के भीतर,
उसकी जो गंध फैली है और उसकी जो बदनामी हुई है, उसी से ध्यान हटाने के लिए तो ये नाटक नौटंकी कर रहा है कि रविवार को जो है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पे जाकर के हम प्रदर्शन करेंगे और मोदी जी हमें गिरफ्तार करवा ले, वरना उसको मालूम ही है ना सर। मैं फिर से अपने दर्शकों को याद दिला दूं, आईपीसी 212 जरूर गूगल कीजिएगा। बिल्कुल सही है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी जुड़ने के लिए थैंक यू और सर। इतना समय निकालने के लिए। थैंक यू। नमस्कार।